शिए चुपचाप और सावधानीपूर्वक जंगल में आगे बढ़ रहा था, एक पेड़ की छाया से दूसरे पेड़ की छाया में सरकते हुए। झांगयांगजी की तुलना में वो कहीं अधिक सतर्क था। बचपन से ही उसने स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के जंगल की अनगिनत कहानियां सुनी थी। उसे पता था कि इस जंगल में हर ओर खतरा छिपा हुआ है। यदि वो जरा भी लापरवाही करता तो पल भर में भूमि पर बिखरे उन अनेक शवों में से एक बन सकता था। हालांकि खतरा अवसर भी लाता है। यदि वो कुछ सोल बीस्ट्स को मारने में सफल हो जाता तो उसकी स्पिरिट सोल वास्तविक दुनिया में भी मजबूत हो जाएगी। उसकी स्पिरिट सोल वास्तव में एक धातु प्रकार की स्पिरिट सोल की, जिसे स्पिरिट पगोडा ने विशेष रूप से निर्मित किया था। जब उसने अपनी लाइट ड्रैगन डैगर और शैडो ड्रैगन डैगर के साथ फ्यूज किया तो इसमें एक म्यूटेशन हुआ था। बेशक यह म्यूटेशन गोल्ड लाइट और टैंगवुलिन के बीच हुए म्यूटेशन जितना बड़ा नहीं था। शिए की धातु स्पिरिट सोल में केवल हल्का सा परिवर्तन हुआ था। पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति होने पर वो दो स्पिरिट सोल को अवशोषित कर उन्हें एक में मिला सकता था। उस समय ये एकमात्र 100 वर्षीय स्पिरिट सोल उपलब्ध थी, इसीलिए उसके परिवार को इस 100 वर्षीय स्पिरिट सोल के लिए 1000 वर्षीय स्पिरिट सोल के बराबर मूल्य चुकाना पड़ा था। इसी कारण उसकी लाइट ड्रैगन डैगर और शैडो ड्रैगन डैगर दोनों को इस फ्यूजन से लाभ मिला था। और अपनी पहली 2 सोल स्किल्स की तरह उसने इसे भी हमेशा गुप्त रखा था। एक मायने में शिए के ट्विन मार्शल सोल्स असली ट्विन मार्शल सोल्स की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। इसका कारण ये था कि लाइट ड्रैगन डैगर और शैडो ड्रैगन डैगर मूल रूप से एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए थी और उनमें बहुत कम अंतर था। इसके परिणाम स्वरूप वो एक दूसरे को पूरक नहीं करते थे और उनकी शक्ति केवल जोड़ के रूप में काम करती थी, गुणन के रूप में नहीं। सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये था कि शिए को हर बार अपनी रैंक बढ़ाने के लिए दोनों मार्शल सोल्स के लिए सोल रिंग्स प्राप्त करने पड़ते थे। यह असली ट्विन मार्शल सोल से बिल्कुल अलग था, जिसमें केवल एक मार्शल सोल के लिए सोल रिंग लेना आवश्यक होता था और दूसरा भविष्य के स्तरों के लिए बचाया जा सकता था। स्वाभाविक रूप से इस रहस्य को उसके अलावा और उसके परिवार के सिवाय कोई नहीं जानता था। उसकी पहली स्पिरिट सोल उससे बेहद संगत थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि भविष्य में उसे इतनी संगत स्पिरिट सोल मिलना लगभग असंभव था। ट्विन मार्शल सोल्स की वजह से शुरुआती स्तर पर उसे लाभ जरूर मिलता था, मगर उसकी औसत आध्यात्मिक शक्ति उसकी प्रगति को सीमित कर देती। दोनों ड्रैगन डैगर की स्पिरिट सोल को संभालने के लिए उसे अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म उसकी समस्याओं का समाधान था। सबसे पहला कदम उसकी धातु स्पिरिट सोल को अपग्रेड करना था। यदि ये बैंगनी 1000 वर्ष स्तर तक पहुंच जाती तो ये उसे एक अतिरिक्त सोल रिंग दे सकती थी। यदि ये काले 10,000 वर्ष स्तर तक पहुंच जाती तो उससे भी एक अतिरिक्त सोल रिंग मिलता। जितनी कम स्पिरिट सोल कोई सोल मास्टर अवशोषित करता है, उन्हें संभालने के लिए उतनी ही कम आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और यदि उसकी स्पिरिट सोल अपग्रेड हो जाती तो उसकी सोल स्किल्स भी अपग्रेड हो जाती। ये अपनी शक्ति बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका था। इसी कारण 5 छात्रों में शिए की स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म को लेकर सबसे अधिक उत्सुकता थी। काफी समय तक जंगल की तलाश करने के बाद भी शिए को एक भी सोल बीस्ट दिखाई नहीं दिया। उसके कदम बेहद हल्के थे और सांसें धीमी, जबकि वो अपने आसपास हर हलचल पर नजर रख रहा था, किसी भी क्षण सोल बीस्ट के प्रकट होने की प्रतीक्षा में। यदि कोई अकेला सोल बीस्ट मिल जाए तो बेहतर है, भले ही वो इस सिर्फ एक को मार पाए, उसकी स्पिरिट सोल को लाभ मिलेगा। शिए की आंखों में घबराहट और उत्साह की चमक थी। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी अनुभूति दौड़ गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे छलांग लगा दी। कई दर्जन प्रकाश की किरणें उसके सिर के ऊपर से गुजरते हुए बाल बाल उसे चूक गई। वो अपने शरीर को बलपूर्वक मोड़ते हुए तुरंत खड़ा हो गया। ये आक्रमण! वो भयभीत रह गया जब उसने देखा कि पेड़ों पर दर्जनों लाल चमकती आंखें खुल गई थी। ये आक्रमण उन्हीं से आया था। पौधों प्रकार का सोल बीस्ट, स्कारलेट डेमन ट्री। बात बिगड़ चुकी थी। ये पेड़ झुंड में दिखाई देते हैं। झांगयांगजी की तुलना में शिए सोल बीस्ट्स के बारे में कहीं अधिक जानकार था। कम से कम वो ऐसे सोल बीस्ट पर आक्रमण करने का जोखिम नहीं उठाता जिसे वो पहचान न सके। उनसे लड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो लुढ़क कर एक और हट गया और तेजी से वहां से भागने लगा। जैसा उसने सोचा था, स्कारलेट डेमन ट्री उसी क्षण उस पर लाइट की किरणें दागने लगे। यदि वो जरा भी देर करता तो वो तुरंत सैकड़ों छेद वाला एक लाश बन जाता। बस बाल बाल बचा, बहुत ही करीब से। शिए हाँप रहा था। जी! एक तीखी चीख सुनाई दी और एक पीली छाया उसकी ओर झपट पड़ी। शिए ने तुरंत रुककर एक लाइट ड्रैगन ब्लेड छोड़ा और दूसरी दिशा में मुड़कर भागने की कोशिश की।
वो चाबुक जैसी पीली छाया हवा में मुड़ी और आसानी से लाइट ड्रैगन ब्लेड से बच गई। जमीन फाड़ते हुए एक आदमी से भी ऊंचा विशाल चूहा बाहर निकला। वो पीली छाया असल में उसकी पूंछ थी। उसकी पूंछ भाले की तरह शिए की छाती की ओर वार कर रही थी। ये था 2 मीटर से ऊंचा लॉन्ग टेल माउस, एक 100 वर्षीय लॉन्ग टेल माउस। डरने के बजाय शिए उत्साह से भर गया। वो जानता था कि ये एक शक्तिशाली अकेला घूमने वाला सोल बीस्ट है जो आमतौर पर कीड़ों का शिकार करता है और मांसाहारी होने के बावजूद बहुत खतरनाक नहीं है। ये अपनी चालाक पूंछ से तेज हमले करता था और इसकी लोहे जैसी दांतों वाली जबड़े दुर्लभ धातुओं तक को चबा सकते थे। शिए ने एक पेड़ से लपक कर ऊपर छलांग लगाई। उसने लॉन्ग टेल माउस की ओर एक लाइट ड्रैगन ब्लेड छोड़ा, जबकि उसका बायां हाथ हल्के से हिला, बिल्कुल बिना किसी आवाज के। लॉन्ग टेल माउस ने हल्का सा झुककर अपनी पूंछ से लाइट ड्रैगन ब्लेड पर वार किया। उसकी पूंछ के सिरे पर एक चमकदार रोशनी झलकी। लाइट ड्रैगन ब्लेड 2 टुकड़ों में कट गया और माउस के बिल्कुल पास से गुजर गया। माउस अत्यंत तेज था और अपनी शक्तिशाली छलांग से पल भर में शिए के पास पहुंच गया। उसी क्षण माउस दर्द से चीख पड़ा। उसके शरीर पर एक रक्त रेखा उभरी और उसका शरीर फट गया। शिए इस अफसर को कैसे छोड़ता। उसने पेड़ से जोरदार धक्का दिया, हवा में घूमते हुए नीचे गिरा और अपनी लाइट ड्रैगन डैगर को केंद्रित करते हुए ड्रिल की तरह लॉन्ग टेल माउस पर उतरा। लॉन्ग टेल माउस का शरीर लाइट ड्रैगन स्टॉर्म में समा गया और पलक झपकते ही रक्त की धारा में बदल गया। शिए और माउस का शरीर एक ही समय पर जमीन पर गिरे। 100 वर्षीय लॉन्ग टेल माउस के शरीर से एक प्रकाश का गोला निकला और शिए में समा गया। शिए ने खुशी से अपनी लाइट ड्रैगन डैगर को झटके से घुमाया, लेकिन उसे पता था कि वो इस क्षेत्र में ज्यादा देर नहीं रुक सकता, इसीलिए वो तुरंत एक यादृच्छिक दिशा में भाग निकला। इस सोल बीस्ट से भरे जंगल में खून की गंध सबसे आसानी से अन्य सोल बीस्ट्स को आकर्षित करती है, खास करके मांसाहारी सोल बीस्ट्स को। स्वाभाविक रूप से वो लॉन्ग टेल माउस को इतनी जल्दी इसलिए मार पाया क्योंकि उसने शैडो ड्रैगन डैगर से अचानक हमला किया था। उसका दूसरा लाइट ड्रैगन ब्लेड वास्तव में शैडो ड्रैगन ब्लेड को छिपाने के लिए था, जो चुपचाप माउस की ओर बढ़ रहा था। ये आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी साबित हुआ और पहले से तैयार लाइट ड्रैगन स्टॉर्म के साथ उसने एक ही बार में दुश्मन को समाप्त कर दिया। धड़ धड़ धड़। शिए बहुत दूर भाग भी नहीं पाया था कि जमीन से भारी धमाके सुनाई दिए। शिए स्तब्ध रह गया। ये आवाज इतनी भयानक क्यों लग रही है? एक विशाल पेड़ के ऊपर वांग जिंगशी हाँफते हुए बैठा था, जबकि उसका बढ़ा हुआ शरीर धीरे धीरे सामान्य आकार में लौट रहा था। वो अभी अभी भयंकर लड़ाई लड़कर आया था। उसे थोड़ी देर पहले 10 वर्षीय विंड वुल्व्स का झुंड मिला था। वे मजबूत नहीं थे, लेकिन बेहद तेज और संख्या में ज्यादा थे। झुंड में 20 से अधिक भेड़िए थे। यदि उसके पास रूपांतरण की महान शक्ति और मजबूत रक्षा ना होती तो वो शायद इस लड़ाई में बच नहीं पाता। दुर्भाग्य से उसकी स्पिरिट सोल को इस लड़ाई से ज्यादा लाभ नहीं मिला, क्योंकि वे सभी 10 वर्षीय सोल बीस्ट्स थे। उसकी स्पिरिट सोल हड्डी प्रकार की थी, बिल्कुल शिए की धातु स्पिरिट सोल की तरह, जो उसके मार्शल सोल में सीधे फ्यूज की गई थी। अब उसके पास लगभग 40% सोल पावर बची थी, जबकि शारीरिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। फिलहाल उसे आराम करके पुनः ऊर्जा की प्राप्ति करनी थी। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि एक विशाल आकृति धीरे धीरे उसकी ओर उतर रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि आसपास कुछ अंधेरा सा हो रहा है। उसके मन में एक अजीब सी भावना उठी। उसने अब चेतन रूप से सिर उठाया और दंग रह गया। उसके ऊपर एक व्यक्ति का चेहरा तेजी से नीचे आ रहा था। वो एक सुंदर स्त्री का चेहरा था, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, भयानक नुकीले दांतों की पंक्तियां दिखाई दी। और उसके लिए इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो महिला का चेहरा वास्तव में एक विशाल मकड़ी के पेट पर था। एक मनुष्यमुखी दानव मकड़ी। ये वही आत्मिक पशु था, मनुष्यमुखी दानव मकड़ी। इसे एक शक्तिशाली शीर्ष श्रेणी का आत्मिक पशु माना जाता था। 100 वर्षों की आयु पर भी ये 1000 वर्षीय आत्मिक पशुओं से बराबरी से लड़ सकती थी। वैंग जिनची बिना किसी हिचकिचाहट के उससे दूर उछल गया। भले ही वो पूरी स्थिति में होता, उसके लिए इतनी ताकतवर विरोधी के सामने जीतना असंभव था। अपनी कमजोर अवस्था और समाप्त होती आत्मिक शक्ति के साथ उसका एकमात्र विकल्प था जान बचाकर भागना। पू! वैंग जिनची का पूरा शरीर तन गया जब उसने कुछ अपनी देह के चारों ओर लिपटते हुए महसूस किया। उसकी अपार ताकत के बावजूद वो खुद को छुड़ा नहीं पाया। अब तो वो आपातकालीन निकास बटन दबाना भी असंभव था। ठंडी जंगल से सी सी सू सू जैसी भयानक आवाज आई। अगले ही क्षण वैंग जिनची ने तेज दर्द महसूस किया, फिर उसका शरीर अंदर से सुन्न और ठंडा होने लगा। स्पिरिट पगोडा के कर्मचारी ने तुरंत आदेश दिया, आपातकालीन उपचार की तैयारी करो। धातु का बॉक्स बाहर आते ही वैंग जिनची का शरीर कांप रहा था।
इलेक्ट्रोड हटाए जाने के बाद भी कष्ट नहीं रुक रहा था। सफ़ेद कपड़ों में दर्जन भर कर्मचारी बिजली की गति से उसके पास पहुंचे। उनमें से एक ने सुई निकालकर वैंग जिंची की गर्दन में चुभो दी और दवा उसके रक्त में पहुंचा दी। क्या वो फिर वही मनुष्यमुखी दानव मकड़ी थी? हाँ, वो चीज़ बहुत ही उग्र है। उसने बच्चे को बटन दबाने का मौका भी नहीं दिया। इस बच्चे की किस्मत वाकई बहुत खराब है। वो झांगकॉम और लॉन्गहेंगशू शांत खड़े थे और सफ़ेद कपड़ों वाले लोगों को अपना काम करते देख रहे थे। करीब 10 मिनट बाद सफ़ेद कपड़ों वाली टीम के प्रमुख ने राहत की सांस ली। ठीक है, इस बच्चे की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, अब इसे कोई समस्या नहीं होगी। इसे थोड़ी देर आराम करने दो, ये खुद जाग जाएगा। ये कहकर वो और बाकी लोग चले गए। दृश्य फिर सामान्य हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ज़ैंग यांगजी तो सफ़ेद कपड़ों वाले लोग आते ही स्तब्ध रह गया था। ये क्या हो रहा है? शिक्षक वू, निदेशक लॉन्ग, क्या जिंची ठीक है? क्या स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म एक आभासी जगह नहीं है? फिर वो इस हालत में कैसे? वो वैंग जिंची के पीले चेहरे को देखते हुए डर गया। कर्मचारी बोला, मैंने पहले ही बताया था कि स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म आभासी होते हुए भी पूरी तरह अवास्तविक नहीं है। उसके अंदर की हर अनुभूति वास्तविक जैसी होती है। यदि आप वहां घायल होते हैं तो वास्तविक जितना ही दर्द महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको हरे बड़े पक्षियों की वायु धाराओं ने काटकर चिथड़े कर दिया होता तो आप वही अनुभव करते जैसे कि एक शव। सरल भाषा में, यदि कोई अपनी कलाई कटती देखे तो वो खून का बहना टपकना सब महसूस करेगा। भले ही घाव भर जाए, मस्तिष्क खून बहता महसूस करता रहेगा। एक समय बाद मस्तिष्क मैं मर चुका हूं मान लेता है और फिर व्यक्ति वास्तव में मुड़ने लगता है। पहली बार आने वालों के लिए ये प्रभाव बहुत अधिक होता है। सौभाग्य से जैसे ही आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, ये प्रभाव कम होते जाते हैं। जब तक आप इन प्रभावों को अनदेखा कर पाएंगे, तब तक आप प्राथमिक स्तर का प्लेटफॉर्म छोड़कर मध्यम स्तर वाले प्लेटफॉर्म में जाना शुरू कर देंगे। और मध्यम प्लेटफॉर्म की संवेदनाएं तो और भी अलग होती हैं। इन शब्दों के साथ ही ज़ैंग यांगजी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अब वो सचमुच डर गया था। ये प्लेटफॉर्म तो सचमुच मृत्यु तक पहुंचा सकता है। गुयू जंगल में बिना दिशा के भटक रही थी। घना जंगल, ताज़ी हवा उसे उसके पिछले जीवन की याद दिला रही थी। कितना सुंदर, मुझे ये एहसास बहुत पसंद है। स्पिरिट पगोडा द्वारा स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म का निर्माण सचमुच एक चमत्कार था। वो जंगल में और गहराई तक जाती गई। रास्ते में उसे कई आत्मिक पशु मिले, लेकिन भाग्य से वो कमज़ोर थे और आसानी से मारे गए। हर बार जब वो किसी आत्मिक पशु को मारती, उसके शरीर से हल्की रोशनी निकलती। ये रोशनी महसूस करते उसकी आंखें और बड़ी हो गईं। 5 विद्यार्थियों में वो और तैंग वुलन प्लेटफॉर्म के बारे में सबसे कम जानते थे। चलते समय अचानक एक झाड़ी हिली और सामने एक लंबी आकृति कूद कर आ गई। एक विशाल भालू, करीब 3 मीटर ऊंचा, हल्के भूरे फर, बड़े पंजे और चमकती पीली आंखों वाला। भालू ने गर्जना की और गुयू की ओर झपटा। 1000 वर्षीय आत्मिक पशु आ गया। क्या हमें उसे चेतावनी देनी चाहिए? एक कर्मचारी ने वू झांगकॉन्ग से पूछा। अभी देखो, वू झांगकॉन्ग की नज़र स्क्रीन पर जमी थी। ये एक दुर्लभ 1000 वर्षीय क्रिस्टल भालू था। प्राचीन काल में भी ये अत्यंत दुर्लभ था। ये डेड क्लॉ भालू की ही प्रजाति का उत्परिवर्तित रूप था, पर अपने मूल रूप से काफी कमजोर। क्रिस्टल भालू की विशेष क्षमता ये थी कि उसकी हर चोट से प्रतिद्वंदी का शरीर थोड़ा थोड़ा क्रिस्टलाइज हो जाता था। ये हर बाल के साथ बढ़ता जाता, जब तक कि प्रतिद्वंदी एक और चोट में टूटकर बिखर न जाए। इसे हराने के लिए शक्तिशाली आत्मिक शक्ति और तेजी से क्रिस्टलाइज्ड हिस्सों को हटाना आवश्यक था, पर इसकी कमजोरी ये थी कि इसमें दूर से हमला करने की क्षमता नहीं थी। 2 आत्मिक छल्ले नहीं होते हुए भी तत्वों पर गुयू की नियंत्रण कला उसे उसके 5 साथियों में सबसे मजबूत बनाती थी। उसकी स्थान तत्व पर पकड़ इतनी तीव्र थी कि शीशे भी उसे छू नहीं सकता था। वू झांगकॉन्ग के विश्वास के अनुसार जितना बड़ा दबाव उतनी बड़ी वृद्धि। वो देखना चाहता था कि उसकी एकमात्र महिला छात्रा ऐसे शक्तिशाली विरोधी का सामना कैसे करती है। जैसे ही ये सोच उसके मन में आई, क्रिस्टल भालू ने हमला कर दिया। गोयू बिल्कुल नहीं घबराई। उसके पैरों के नीचे एक पीला आत्मिक छल्ला उठा और उसकी आभा बढ़ गई। पहला आत्मिक कौशल, तत्वों का प्रवाह। उसका शरीर हल्का हो गया, हरी चमक निकली, फिर एक चांदी की रोशनी चमकी और वो वहीं से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो गई। क्रिस्टल भालू की दौड़ खाली में गई। रुकना चाहा, लेकिन गति के कारण एक बड़े पेड़ से जा टकराया। गोयू पीठ पीछे 1000 वर्षीय भालू के होते हुए भी भागने लगी। वो लड़ने का इरादा नहीं रखती थी। उसने पीछे हाथ घुमाया और एक बवंडर छोड़ा। वो बवंडर भालू को चोट नहीं पहुंचा सकता था, उसकी रक्षा बहुत मजबूत थी, लेकिन उसने पेड़ों की पत्तियों को हवा में उड़ा दिया। इससे भालू की नजरें बाधित हो गई। गोयू ने मौका पाकर दोबारा टेलीपोर्ट किया और दिशा बदलकर भाग गई। बहुत सुंदर,
प्रतिक्रिया तेज और बुद्धिमानी भरी, लॉन्गहेंगशू ने प्रशंसा की। वू झांगकोंग ने हल्का सिर हिलाया। वो गुयू की शांत और दृढ़ प्रतिक्रिया से संतुष्ट था। उसने स्थिति का आकलन करके एक पल में सही निर्णय लिया कि भागना है। फैसला सरल था, लेकिन उसे एक पल में करना सबसे कठिन। वू झांगकोंग की नज़र फिर एक और स्क्रीन पर गई, जहां 3 बिंदु चमक रहे थे। प्लेटफॉर्म में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, और गुयू इस समय टैंग वुलिन की दिशा में ही जा रही थी। ये वू झांगकोंग हल्का सा चौंक गया। 2 तेज धमाकों ने शिए को सतर्क कर दिया। आवाजें पास से आ रही थी और करीब आती जा रही थी। इस जंगल में इतना शोर सिर्फ वही कर सकता है जिसे अपनी ताकत पर अत्यधिक विश्वास हो। शिए ने भागने के बजाय एक पेड़ पर तेजी से चढ़कर खुद को छिपा लिया। इस समय स्थिर रहना बेहतर था। उसने पहले ही लॉन्ग टेल चूहे को मारते हुए काफी आत्मिक शक्ति खर्च कर दी थी। तभी झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशाल आकार उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। वो उसे देखकर दंग रह गया। वो तो सीधे उसकी दिशा में भाग रहा था। वो 2 पैरों पर चलता था, लगभग 4 मीटर ऊंचा, पूरा शरीर मेटालिक शल्कों से ढका और सिर पर एक सींग। ये था अत्यंत भयानक हॉर्न्ड ड्रैगन। शिए की जुबान ऐसे सूख गई मानो रेत भर गई हो। आज उसने जितने भी भयंकर आत्मा जंतु देखे थे, उनके बारे में उसने पहले कभी न कभी पुस्तकों में पढ़ रखा था। उसकी स्मरण शक्ति अत्यंत तेज थी और वो इस 2 पैर वाले सींग वाले ड्रैगन को साफ साफ पहचान चुका था। ये भूमि ड्रैगनों जाति का ड्रैगन प्रकार आत्मा जंतु था, अपनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध और भूमि ड्रैगनों में उच्च श्रेणी का माना जाता था। जंगल की जटिलता के बीच भी ये अपनी उछाल और झटकेदार गतियों के कारण बिजली जैसी गति से घूम फिर सकता था। भले ही इसके पास कोई दूर दराज से हमला करने की क्षमता न थी, लेकिन इसकी आक्रामकता अपार थी। एक बार किसी शिकार को देख लेता तो उसे मारने के लिए धरती के किसी भी कोने तक पहुंच जाता। आखिर कैसी बदकिस्मती थी कि उसे 100 वर्ष पुराने हॉन्ट ड्रैगन से सामना करना पड़ा। पहले के समय में फुर्ती आधारित आत्मागुरु इस प्रकार के जंतु से सबसे अधिक डरते थे। इसकी गति ही नहीं, इसकी आक्रामकता, रक्षा शक्ति और सहन शक्ति सभी अविश्वसनीय थीं। शिए ने अभी हाल ही में अपनी दूसरी अंगूठी प्राप्त की थी। पूरी स्थिति में भी वो इस तरह के दबंग विरोधी से नहीं निपट सकता था, तो फिर अभी की अपनी कमजोर अवस्था में कैसे मुकाबला करता। आखिर ये दुष्ट सीधे मेरी तरफ ही क्यों आ रहा है। धड़ाम, जैसे ही शिए घबराहट में डूबा, हॉर्न्ड ड्रैगन उसके छिपे हुए पेड़ की ओर बिना रुके सिर के बल टकरा गया। जंगल में एक जोरदार धमाका गूंजा और 2 आदमियों की बाहों से भी मोटा वो पेड़ बीच से चटक गया। शिए जल्दी से दूसरे बड़े पेड़ पर छलांग लगा गया। उसके मन में संदेह उठा, इस जंतु के आगे के पैर कमजोर लग रहे हैं, क्या ये ऊपर नहीं चढ़ सकता। उम्मीद बहुत प्यारी चीज होती है, लेकिन हकीकत बड़ी क्रूर। पहले पेड़ को तोड़ते ही हॉर्न ड्रैगन तुरंत मुड़ा और फिर से उस पेड़ की ओर झपटा जहां शिए था। इस बार वो सिर नहीं टकराया, बल्कि सीधा छलांग लगाई। उछलकर वो शिए तक पहुंच गया, उसका खुला हुआ विशाल जबड़ा शिए की ओर बंद होता हुआ। एक सुनहरी रोशनी की धार ने उसके स्केल वाले कवच पर चोट की, पर पीछे छोड़ गई मात्र 1 सेंटीमीटर गहरी सफेद रेखा। शिए समझ गया कि वो इस जंतु के सामने बिल्कुल असहाय है, इसलिए वो और दूर के पेड़ पर कूद गया। हॉर्न ड्रैगन भारी भरकम होने के बावजूद बेहद चुस्त था। अपने शक्तिशाली पैरों से पेड़ के तने को धक्का देकर वो पेड़ों पर ऊपर शिए का पीछा जारी रखे हुए था। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो शिए से जरा भी पीछे नहीं था। ये सचमुच फुर्ती आधारित आत्मा गुरुओं का शत्रु कहलाने लायक था। शिए सीधे मुकाबले की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो जानता था कि अपनी लाइट ड्रैगन स्टॉर्म क्षमता के साथ ये आत्मघाती कदम होता। ये हॉर्न ड्रैगन एक आर्मर्ड ड्रैगन जितना मजबूत था और उससे भी अधिक चुस्त। वो पूरी ताकत से भाग रहा था, फिर भी हॉर्न ड्रैगन उस पर लगातार हावी होता जा रहा था। इधर शिए की आत्मशक्ति और सहन शक्ति खत्म होती जा रही थी। वो अधिक देर तक नहीं भाग सकता था। क्या अब आपातकालीन निकास बटन दबाना ही एकमात्र विकल्प है? शिए के हृदय में अत्यंत अनिच्छा का भाव उठ रहा था। आखिरकार ये उसका स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म का पहला अनुभव था। आखिर वो इसे इतने असंतोषजनक तरह से समाप्त कैसे होने दे सकता था। 100 वर्षीय हॉर्न ड्रैगन की कान फाड़ने वाली दहाड़ ने उसे एक क्षण के लिए धीमा कर दिया। पीछे से एक तेज हवा का झोंका आया। शिए ने आंखें बंद की और बटन दबाने को हाथ बढ़ाया। वो अपनी हड्डियों के टूटने का अनुभव फिर नहीं चाहता था।
उसी क्षण उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी कमर पकड़कर उसे जोर से किनारे खींच लिया। हॉर्न ड्रैगन फिर एक पेड़ से टकराया, उसका हमला चूक गया। शिए भीतर ही भीतर राहत से भर गया। इस खींचे जाने की अनुभूति को वो पहचानता था। उसने बटन दबाने से खुद को रोक लिया। हॉर्न ड्रैगन फिर भी अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं था, मगर जैसे ही वो शिए की तरफ मुड़ने लगा, एक चांदी सी रोशनी शिए से निकली और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। दूर हो जा! उस आवाज की दहाड़ से हॉर्न ड्रैगन की गति अचानक धीमी हो गई। उसी क्षण चांदी की रोशनी उसके सिर से जा टकराई। धड़ाम! 3 मीटर से ऊंचा वो विशाल जंतु धराशाही हो गया। कई बार लुढ़कते हुए जाकर रुका, फिर मुश्किल से खड़ा हुआ। एक ही वार था पर 3 धमाके हुए के। वो अपना सिर हिलाते हुए उस दिशा में देखने लगा जहां से चांदी की रेखा आई थी। टांगवुलिन ने ब्लू सिल्वर ग्रास से शिए को पीछे खींचते हुए बोला, तू ठीक तो है? असल में टांगवुलिन पास ही था और हॉर्न ड्रैगन के भारी कदमों ने उसे जगा दिया था। वो पेड़ पर चढ़कर स्थिति देख रहा था जब उसने शिए को खतरे में पाया। शिए की खुद की किस्मत अच्छी थी कि टांगवुलिन पास ही था। ध्यान अवस्था में रहते हुए टांगवुलिन का आसपास के पौधों से संबंध गहरा हो गया था और वो पौधों की प्रतिक्रिया से शिए की गतिविधियों को भांप चुका था। उसे ये भी हल्का सा अनुभव हो गया था कि पौधे किसी इंसान को अस्वीकार कर रहे हैं। इसी कारण वो तुरंत उसके पास पहुंच सका। मैं ठीक हूँ, शिए ने हाफ कर कहा। अभी अभी मौत उसकी आंखों के सामने नाच रही थी और उसकी पीठ पसीने से तर थी। सावधान रहना, ये हॉर्न ड्रैगन अपनी जिद के लिए बदनाम है। एक बार जिसे शिकार बना ले उसे छोड़ता नहीं। टांगवुलिन मुस्कुराया। लगता है तू ये भूल गया कि मेरे लिए ड्रैगन प्रकार आत्मा जंतु सबसे कम डरावने हैं। चल अब इसकी ताकत से अपनी ताकत की तुलना ही कर लेते हैं। उसकी दाहिनी आस्तीन पर सुनहरी स्केल उभर आए और उससे ड्रैगन सदृश प्रबल आभा फैलने लगी। सामान्यतः अपनी उग्र प्रवृत्ति के कारण हॉर्न ड्रैगन अब तक हमला कर चुका होता, मगर टांगवुलिन की आभा ने उसे हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने पंजे जमीन में गाड़ दिए मानो किसी मौके की प्रतीक्षा में हो। टांगवुलिन ने ब्लू सिल्वर ग्रास से जुड़ा भारी सिल्वर हथौड़ा वापस खींच लिया। अब उसके दोनों हाथों में हथौड़े थे, तो फिर उसे इस हॉर्न ड्रैगन से क्या डर? मैं इसकी बगल से हमला करूंगा, तुम सामने से इसे संभालना, शिए बोला और एक धुंधली छाया बनकर पास की छाया में जा छिपा। फुर्ती आधारित आत्मा गुरु की यही असली विशेषज्ञता थी। टांगवुलिन के ड्रैगन आभा के बावजूद हॉर्न ड्रैगन की प्रवृत्ति हावी होने लगी। थोड़े से संकोच के बाद उसने भयंकर गर्जना की और टांगवुलिन पर टूट पड़ा। अब उसका निशाना बदल चुका था। टांगवुलिन की आंखों में तेज चमक उभरी। ब्लू सिल्वर ग्रास की एक लता पेड़ की शाखा से लिपट गई। उसने खींचकर खुद को ऊपर उठाया, हवा में पलटी मारी और सीधे हॉर्न ड्रैगन के सिर पर आ जा उठा। फिर उसने बाईं हाथ से उसे जबरदस्त प्रहार किया। पहले के हमले का अनुभव होने के कारण हॉर्न ड्रैगन उसके हथौड़े की मारक शक्ति से वाकिफ था। उसने अपना सिर उठाकर सींग से टांगवुलिन को भेदने की कोशिश की। टांगवुलिन इस हमले को हल्के में नहीं ले सकता था। उसने गोल्डन ड्रैगन क्लॉ एक्टिवेट करते हुए सींग से बचकर उसके सिर को पकड़ लिया। उसी क्षण गोल्डन ड्रैगन क्लॉ की शक्ति से हॉर्न ड्रैगन की गति एक पल के लिए शिथिल हो गई। टांगवुलिन की शारीरिक क्षमता और आत्मा शक्ति बेहतरीन थी, पर वो फिर भी हॉर्न ड्रैगन की बराबरी नहीं कर सकता था। केवल उसकी गोल्डन किंग की रक्त शक्ति की दमनकारी क्षमता ही संतर को संतुलित कर रही थी। चपाक! हॉर्न ड्रैगन की स्केल वाले कवच और उसकी कठोर खोपड़ी वो सब कुछ थी जो उसे अभेद बनाती थी, लेकिन टांगवुलिन के गोल्डन ड्रैगन क्लॉ के सामने वो ऐसे छिद गई जैसे कागज। हॉर्न ड्रैगन की शक्ति एक पल में समाप्त हो गई। वो चीख भी न सका और वहीं ढह गया। उसके शरीर से निकला पीला प्रकाश गोल्डाइट नाम की छोटी सांपनुमा आत्मा में समा गया, जो आनंद से चीख उठा। एक सुनहरी आभा उसकी देह को ढक गई। टांगवुलिन ने अपने हाथ को देखते हुए अजीब सी भावना महसूस की। जब उसका गोल्डन ड्रैगन क्लॉ हॉर्न ड्रैगन की खोपड़ी से टकराया था तो उसे ऐसा लगा जैसे वो नर्म टोफू काट रहा हो, जरा भी प्रतिरोध नहीं। स्पष्टता ये ड्रैगन प्रकार आत्मा जंतु और ड्रैगन प्रकार वॉलरी ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिपक्षी थे। उसकी रक्त रेखा की दमनकारी क्षमता अत्यधिक थी। बिना इसके वो इतनी आसान जीत कभी ना पाता। उसने अपने बाएं हाथ से हॉर्न ड्रैगन के सिर पर एक मुक्का मारा। एक भारी आवाज आई। सिर पीछे हटा पर उछलकर वापस लगी शक्ति से उसका हाथ दुखने लगा। वास्तव में गोल्डन ड्रैगन क्लॉ की विनाशकारी क्षमता असाधारण थी। उसे इसकी सीमाओं और उपयोग के तरीकों का ठीक से परीक्षण करना होगा, लेकिन इसका एक नुकसान भी था। इसे कुछ ही क्षण उपयोग करने पर उसके लगभग 30% आत्मशक्ति खर्च हो गई। फिर भी उसकी रक्त शक्ति के बिना वो ऐसा वार कभी न कर पाता। ये बहुत ही खतरनाक था। शिए नजदीक आते हुए बोला, चेहरा अभी भी सदमे से भरा था। हॉर्न ड्रैगन जो उसे मौत के द्वार तक खदेड़ रहा था, उसे टांगवुलिन ने पलक झपकते ही समाप्त कर दिया था।